नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 27 साल बाद दिल्ली में खिला कमल, आफ हुई साफ। एकादशी के चलते कुंभ के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम। ट्रांसपोर्ट नगर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्या करने के बाद आरोपी बस में सवार होकर भागा। और दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने महाराष्ट्र का युवक 900 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेगा अयोध्या। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी जीत के बाद आज रीवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना से ही लगभग ये तय हो गया था कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस अपनी जगह तलाशने में विफल रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से साफ हो गया कि 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस के लिए ये चुनाव निराशाजनक रहा। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। रीवा में भी जश्न का माहौल रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये मोदी जी की सुशासन, मोदी जी के द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं वो देश की जनता को अब समझ में आ गया है। देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, परम वैभव के स्थान को प्राप्त करने जा रहा है। मोदी जी ने जो विकास की धारा बहाई है उससे लोगों में उनके प्रति जो भरोसा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा बढ़ा है उसका ये परिणाम है कि 26 सालों के बाद धमाकेदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में हुई है। अब दिल्ली में भी मैं वहाँ चुनाव में गया था, वहाँ जो दुर्दशा केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली की उसको देख के बड़ा तरस आया, बड़ा दुख हुआ। और दिल्ली की जनता ने अब भाजपा को की सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और अब दिल्ली का तेजी से विकास होगा, जैसे मध्य प्रदेश का हो रहा है, जैसे गुजरात का, जैसे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से अब दिल्ली का विकास होगा। यमुना अब शुद्ध होगी, रिवर फ्रंट बनेगा, शुद्ध पानी दिल्ली वालों को मिल सकेगा। ये लोगों का जो भरोसा है वो भाजपा की सरकार के प्रति और मोदी जी की सरकार के प्रति है। इसीलिए इस प्रकार का एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। बताइए, ये इस बात का प्रमाण है कि जो ईमानदारी का ढकोसला ओढ़ के और वो राजनीति कर रहे थे वो पूरी तरह से उनकी असलियत उजागर हो गई। शराब घोटाले में वो कहते थे हमको गलत फंसाया गया, लेकिन जनता की अदालत ने उनको चुनाव हराकर ये साबित कर दिया है कि उन्होंने तमाम तरह के घोटालों पर ज़्यादा ध्यान दिया, दिल्ली के विकास पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एकादशी के चलते आज रीवा प्रयागराज के बीच भयंकर जाम लगा रहा। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और व्यवस्था बनाते हुए लोगों की मदद की। मौनी अमावस्या के बाद ऐसा लग रहा था कि कुंभ मेले की भीड़ कम होगी, लेकिन ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। कल रात से ही प्रयागराज से लगे शहरों में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। रीवा में भी वाहनों की भारी भीड़ देखी गई। इस वजह से प्रयागराज से लेकर मनगमा तक जाम लगा रहा। चाक घाट में प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठा हुए और व्यवस्था बनाई। वाहनों को धीरे धीरे कर छोड़ा गया। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि 10,000 से अधिक वाहन रीवा में रुके हुए हैं, जो सतना बाईपास, रायपुर करचुलियान, मनगमा, सुहागी और चाक घाट में थमे हुए हैं। जाम के दौरान चाक घाट में विशेष व्यवस्था की गई। वहीं जगह जगह लोगों को खाने पीने के लिए टेंट लगाकर व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान यात्री काफी परेशान भी हुए। कलेक्टर रीवा ने बताया कि प्रयागराज टीम से संपर्क बना हुआ है। जैसे ही वहां से सूचना मिलती है वैसे ही यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो चाक घाट में और पीछे जो हमारे स्टेजिंग एरियाज हैं मनगवा के, रायपुर के, सतना में, सतना बाईपास पे, बेला के पास में, ये सभी स्टेजिंग एरियाज में गाड़ियां अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि रश बहुत ज़्यादा है और रेगुलेटेड वे में जो प्रयागराज से एंट्री दी जा रही है उसी के अनुसार गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं जो स्टेजिंग एरियाज हैं उन सभी जगह में की गई है। होल्डिंग एरिया जो चाक घाट में भी बड़ा बनाया गया है। लगभग 10,000 से ज़्यादा व्हीकल्स अभी हैं जो हमारे विभिन्न एरियाज में क्यूड अप हैं। तो जैसे ही लगातार हम लोगों का संपर्क भी प्रयागराज की टीम के साथ में है, तो जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ रिलीज़ हो रही हैं और वैसे यहाँ से भी गाड़ियाँ रिलीज़ की जाए।
ट्रांसपोर्ट नगर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी मृतक को पत्थर से कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बुधवार देर रात हुए एक नृशंस हत्याकांड में मृतक का सर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद एक ही आरोपी पूरी घटना को अंजाम देता दिखाई दे रहा है। अंधी हत्या के आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मृतक की पहचान अरविंद कुमार पटेल 36 वर्ष निवासी देवरा थाना रामपुर बाघेलान के रूप में कर ली है। साथ ही ये भी जानकारी एकत्रित की गई है कि मृतक 5 महीने से रीवा में रहकर मजदूरी का काम करता था। तकरीबन 10 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में पूरे हत्याकांड का लाइव वीडियो दिखाई दे रहा है, जिसमें आरोपी पहले मृतक के साथ सड़क पर आता दिखाई देता है, फिर डिवाइडर पर बैठकर मृतक के साथ मारपीट करता है और घसीटते हुए उसे सड़क के दूसरे कोने पर ले जाता है। आरोपी मृतक को अचेत अवस्था में तलाशी लेता है और फिर घटनास्थल पर ले जाकर मौत के घाट उतारता है और फरार हो जाता है। घटना के पहले आरोपी मृतक साथ में आ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि दोनों ही पहचान के थे और घटना को अंजाम देने वाला आरोपी फरार हो गया। लक्ष्मण बाग परिसर में संचालित महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय को लेकर उच्च न्यायालय ने रीवा कलेक्टर सहित 5 लोगों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। लक्ष्मण बाग के ऐतिहासिक मंदिर परिसर की भूमि को नियम विरुद्ध महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को देने के मामले में उच्च न्यायालय ने रीवा कलेक्टर से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में सिरमौर विधायक दिवराज सिंह भी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। न्यायालय में ये दायर की गई जनहित याचिका के बाद अब मामला तूल पकड़ने लगा है। लक्ष्मण बाग संस्थान में लेखपाल रहे केशव कृष्ण मिश्रा के द्वारा अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे संज्ञान में लेने के बाद उच्च न्यायालय ने कलेक्टर सहित शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता नागेंद्र सिंह गहरवार ने क्या कहा। ये मामला इस प्रकार है कि जो लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि है उसमें 20 हेक्टेयर भूमि जो है तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन की कैंपस की स्थापना के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा प्रपोजल धार्मिक न्यास विभाग को दिया गया था 24/6/2024 को। तो उसमें उसके बदले ये चूंकि शहर की ज़मीन है तो शहर की ज़मीन के बदले 20 हेक्टेयर की ज़मीन के बदले इन्होंने तहसील त्योंथर जवा सिरमौर और हुजूर की कुछ ज़मीनों को बदले में जितना यहाँ से ले रहे थे उतना बदले में ज़मीन वहाँ उनको ग्रामीण तहसीलों में दे रहे थे और उस करीबन 9 करोड़ का उन्होंने अनुमानित लागत निकाला था उसका राशि का। तो इसमें जब इन्होंने प्रपोजल किया उस प्रपोजल के अगेंस्ट जो है तो पूर्व अकाउंटेंट लक्ष्मण बाग संस्थान के श्री केशव कृष्ण मिश्र जी द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू मध्य प्रदेश शासन, सेक्रेटरी धार्मिक न्यास विभाग मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर रीवा और कुल सचिव महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन और आपके जो लक्ष्मण बाग संस्थान के सक्षम प्राधिकारी हैं उनके अगेंस्ट जो है तो नोटिस जारी करके माननीय उच्च न्यायालय से द्वारा जवाब मांगा गया है। इसमें सिरमौर विधायक और ये किले के युवराज दिवराज सिंह ने भी आपत्ति जाहिर की थी, तो क्या इसमें उसमें क्या निर्णय निकल गया? उन्होंने चूंकि 14/8/2024 को उन्होंने कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर इस बात की आपत्ति जाहिर की थी कि ये राज परिवार द्वारा संचालित धार्मिक उपयोग की भूमियां हैं, इनको जो है तो किसी अन्य संस्था को दिया जाना सही नहीं है और अगर दिया जा रहा है तो उसकी डीपीआर वगैरह भवन निर्माण वगैरह कितना कहाँ क्या कैसे, इस मामले में उन्होंने आपत्ति जो है तो यहाँ पर कलेक्टर रीवा के दिनांक 14/8/24 को लगाई थी। नहीं तो इसमें जो न्यायालय ने अभी जो निर्णय दिया तो क्या न्यायालय ने क्या माना है इस बात को? न्यायालय ने चूंकि ये देखा उसमें जो डॉक्यूमेंट थे जनहित याचिका में, तो ये देखा कि ये सन 1954 का एग्रीमेंट है जो लक्ष्मण बाग संस्थान और विंध्य प्रदेश सरकार के बीच में हुआ था, जिसमें महंत जो है तो महंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय और कमेटी जो शासन द्वारा नियुक्त मेंबर होंगे उनके द्वारा लक्ष्मण बाग संस्थान के विस्तार विकास और संचालन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो वो एग्रीमेंट देखा और ये प्रपोजल देखा और विधायक दिव्यराज की जो है
तो दिव्यराज सिंह जी की जो विरोध पत्र है वो देखा, उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि इसमें जवाब मंगाया जाना इन लोगों से, जो सक्षम अधिकारियों से मंगाया जाना उचित होगा, और इन्होंने उस जनहित याचिका को प्रारंभिक रूप से ग्राह्य करके और इनसे जवाब तलब किया है। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चलते एक एक्सयूवी पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हुए हैं। घटना को लेकर आनंद पटेल ने बताया कि वो लोग देवराज पटेल को ढनगन छोड़ने जा रहे थे। देवतालाब बाजार में खरीदी करने आए थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल सवार सामने आ गया, जिसे देखते हुए बचाने के लिए ब्रेक लगाया, जिसके बाद एक्सयूवी पलट गई। इस दौरान देवराज की मौत हो गई, बाकी अन्य को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया गया है। उन्हीं को छोड़ने जा रहे थे घर, अचानक मोटरसाइकिल आ गई, ब्रेक मारे, गाड़ी स्लिप करके पलट गई। पलट गई? कौन सी गाड़ी थी? 120 फोर व्हीलर। उसमें कितने लोग थे? 4। और घायल भी हुए? थोड़ा थोड़ा सबके बजा। मतलब 3 घायल हैं और एक की मौत। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देवतालाब से ढनगन जा रहे। ढनगन के निवासी? हम तो नौड़िया के निवासी, जो एक्सपायर हुए हैं हम ढनगन के निवासी। कुछ बाजार करने आए थे क्या? हाँ, उन्हीं को छोड़ने उनके घर जा रहे थे। छोड़ने आए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, की जागरूकता को लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान छात्र छात्राओं को AI के लाभ और हानियों से अवगत कराया गया। आने वाला भविष्य AI है, जिसको लेकर जागरूकता के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, प्राचार्य विभा श्रीवास्तव सहित महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इंटेलिजेंस जो भविष्य की दुनिया है, उसको लेके जो सेमिनार का आयोजन यहाँ GDC में कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में होने वाली है। इसलिए इस विषय पर सेमिनार करके बच्चों को अपडेट करना का जो ये प्रयास। जी हाँ, ये सब्जेक्ट को लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो हो रही है, और उसमें जो अपन सुनते हैं कि क्लोन भी बन जाते हैं, जो इंसान है वैसा दूसरा इंसान भी बन सकता है, रोबोट है, और तो इन सब चीज़ों के लिए कि इनके क्या क्या लाभ हैं, तो छात्राओं को, जो युवा वर्ग है, उनको जानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या लाभ है, लेकिन उससे जो नुकसान है उसके बारे में भी छात्राएं और युवा वर्ग जाने कि हमें इन सब चीज़ों से जो लाभ है उसको हम देखें, और जो उससे हमें हानि हो सकती है या समाज में हानि हो सकती है उससे हम बचें। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो है, और जो जैसे हम इससे देखते हैं कि वर्चुअल अभी हम जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हम अच्छे कार्यों की ओर ध्यान दें, और जो भी विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, उसमें हमारा युवा वर्ग जो है सकारात्मक कार्य करे। तो सकारात्मक कार्य हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे इस नेशनल सेमिनार में बहुत से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जो कि इलाहाबाद से भी हैं, बनारस से भी हैं, जो ऑनलाइन जुड़ेंगे। वो ये भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि वो लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और जो हमारी छात्राएं उसका लाभ उठाएंगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत आज रीवा में 155 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई थी। ये योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आती है। साल 2012 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से निराश्रित गरीब मुस्लिम कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह की योजना तैयार कर इसे नया नाम दिया गया। रीवा में भी मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत 155 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिन्हें 1,51,000 का चेक भी प्रदान किया गया। इसमें 103 ग्रामीण जोड़े और 52 शहरी जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में परिजन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। करीब 130 ग्रामीण क्षेत्र की जोड़े और 52 शहरी क्षेत्रों के जोड़े कि आज सामूहिक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत करीब 1,51,00,000 रुपए, 49,000 रुपए प्रति जोड़े की राशि भी प्रदान की गई है। उनका भव्यता के साथ शादी भी हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, पंडाल का शानदार इंतजाम है और हम सारे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं इस योजना में उनके शादी में सम्मिलित होकर, और आप देखिए हजारों की संख्या में बाराती घराती यहाँ पर इकट्ठा होकर भव्यता के साथ इस विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक युवक 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर वर्धा से अयोध्या के लिए निकला है, जो रीवा विश्राम के लिए रुका। जीवन में कई बार दुर्घटनाओं के कारण हम अक्सर हार मान जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो अपने इन्हीं दुर्घटनाओं को अपना हथियार बनाते हैं और कुछ अलग कर दिखाते हैं। ऐसा ही संकल्प लिया है गांधीनगर वर्धा के युवा साइंटिस्ट गोपाल पवार ने। गोपाल पवार का साल 2012 में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद पैर काटना पड़ा था। इसके बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गोपाल अब युवाओं को प्रेरणा देने के लिए 900 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, जो 10 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इस संबंध में हमने उनसे बात की। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ और अयोध्या जा रहा हूँ। मेरा एक्चुअली 2012 में बाइक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरा जो राइट वाला पैर है उसकी पल्स कट गई थी, तो इसके कारण मेरा पैर काटना पड़ा। कितने साल हो गए? इसको 13 साल हो गए। बस से भी जा सकते थे या किसी साधन से जा सकते थे, इसके बाद भी आप साइकिल से इतना लंबा? मैं साइकिल से इसलिए जा रहा हूँ सर कि जो युवा है और जो मेरे जैसे मेंटली और फिजिकली लोग है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं दरअसल ये राइड कर रहा हूँ कि वो लोग खुद को कमजोर समझते हैं कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये चाह के भी नहीं कर सकता। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं ये राइड कर रहा हूँ। तो मैं ये कुछ संदेश ये देना चाहता हूँ कि खुद को किसी भी सिचुएशन में आप कमजोर ना समझें। आपकी मेंटालिटी जो है, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति, वो आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड है। आप जिस प्रकार सोचोगे आप उसी प्रकार बनोगे। सिचुएशन आपकी कैसे भी हो, अगर आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है या फिर मुझे कुछ बनना है, तो आप 100% कोई भी सिचुएशन में रहोगे तो आप वो बन के दिखाओगे। मैं 31 जनवरी को चला था, तो 31 जनवरी 2025 को मैं साइकिल यात्रा चालू किया था मैंने। डेली कितने किलोमीटर का सफर? डेली का सर मेरा 80, 90, 100 ये 3 डिस्टेंस पे चलता है। कंटिन्यू कितना साइकिल चलाते हैं? कंटिन्यू कितना साइकिल? कंटिन्यू मैं 90 से 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। इसी तरह की कोई थकान, कोई तकलीफ? थकान वगैरह तो कुछ होती है, थोड़ी बहुत महसूस होती है, लेकिन प्रैक्टिस में है, मेरी डेली प्रैक्टिस है 30-40 किलोमीटर की, तो मुझे उसका कुछ वो नहीं होता। 6 महीने से मैं प्लानिंग कर रहा था सर कि मुझे अयोध्या जाना है करके। 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था मैं, और रिसेंटली वो दिन आ ही गया कि मैं वर्धा से अयोध्या की साइकिल राइड करूँ। राष्ट्रीय बजरंग दल के जो मेंबर है अनूप जायसवाल जी, उन्होंने मुझे ये राइड पे बहुत हेल्प की है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पे रहने की और खाने की सुविधा उन्होंने मेरी की है शाम की। और अभी भी मैं यहाँ पे जो आया हूँ रीवा में, तो विपिन जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे लाया है। रहने की और खाने की व्यवस्था उन्होंने ही की है, विपिन जी ने। दिव्यांग लोगों के लिए मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनके लिए कोटा बनाए। जैसा आप राष्ट्रीय कोटा जो होता है,
कुंभ की व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन रत्न से पुरस्कृत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ने सनातन धर्म महापर्व की रक्षा के लिए संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के शानदार व्यवस्था के लिए अनुमति मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन रत्न से पुरस्कृत करने का भी मन बनाया है। क्या कहना है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी का, आप खुद सुनिए। आस्था हर गंगे, आस्था विश्वास का ये महापर्व हमारे सनातन सभ्यता, धर्म, संस्कृति का ये महापर्व, ये महाप्रतीक युगों तक, युगांतर तक हम लोगों को ये बात दिलाता रहेगा कि हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म से रक्षा के लिए हमारे साधु संत महात्माओं के लिए और जो गंगा मैया के प्रति इतनी विशाल आस्था दिखाई दे रही है, इसका मिसाल कहीं भी नहीं है, संसार में कहीं भी नहीं है। हमारा हिंदू सनातन धर्म देश की नहीं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी रक्षा के लिए हम सब संकल्पित हैं। जहाँ कभी भी सनातन धर्म के रक्षा हमारी जरूरत पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापंचायत जो है वो सनातन धर्म के रक्षकों के विचार हर तरह की मदद करेगी। अगर उनको कोई बताता है, उनको कोई शुरू करता है और उनको कोई तरह के उनके मुकदमों में फंसाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा दिवस संघर्ष परिषद यह संकल्प लेता है कि वो उनकी हर संभव पैरवी कर पूरी मदद करेगा और अपने अंतिम सांस तक पंडित पुरोहितों, अपने अंतिम सांस तक पंडितों, पुरोहितों, आचार्यों। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।